नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक ठग ने पूरे सिस्टम को नचा रखा है। तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर की वजह से जेल के 80 से ज्यादा स्टाफ पर घूसखोरी के मामले में पहले से ही जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। अब उसी सुकेश ने तिहाड़ के अंदर से एक और लेटर बम फोड़कर दिल्ली के जेल मंत्री और तिहाड़ के सबसे बड़े जेलर पर उंगली उठाई है। सुकेश ने दावा किया है कि उसने जेल मंत्री को रिश्वत दी है। अब ये ठग का कोई नया पैंतरा है या वाकई इल्जाम में दम है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। $200 करोड़ की ठगी के आरोपी महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर तिहाड़ जेल में बैठे बैठे एक बड़ा धमाका कर दिया। सुकेश ने जेल से ही दिल्ली के एलजी यानी उपराज्यपाल को एक खत लिखकर जेल प्रशासन, दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर बेहद संगीन और सनसनीखेज इल्जाम लगाए हैं। ये इल्जाम इतने गंभीर हैं कि अगर कहीं जांच में इन इल्जामों का जरा भी हिस्सा सच साबित हो जाए तो न सिर्फ बड़े बड़ों के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि कई लोग अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे और कई को शायद उसी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ जाए जिस जेल से बैठे बैठे सुकेश ने ये इल्जाम लगाए। अब चूंकि ये इल्जाम सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और उसके आला नेताओं पर हैं, तो इन इल्जामों को लेकर सियासत की भी शुरुआत हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे मोरबी हादसे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी का दांव करार दिया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के नाम लिखे गए 2 पन्नों के इस खत की शुरुआत में तो सुकेश ने अपनी पहचान बताने से की है, लेकिन खत के इस शुरुआती हिस्से को पढ़कर लगता है कि उसकी कोशिश खुद को बहुत बड़ा कारोबारी और पॉलिटिकल फिगर बताने की है। वो लिखता है, आदरणीय महामहिम, मैं ये आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैं साल 2017 से दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और कुछ आर्थिक अपराधों के सिलसिले में दिल्ली की जेल में बंद हूं। मैं AIADMK शशिकला ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं और तमिलनाडु में सियासी तौर पर एक्टिव हूं। इसके अलावा मैं कंस्ट्रक्शन, मीडिया, खनन और कॉरपोरेट लॉबिंग के कारोबार से भी जुड़ा हुआ हूं। लेकिन इसके आगे सुकेश जो कुछ लिखता है वो अपने आप में काफी विस्फोटक और विवादास्पद है। तो आज हम आपको सुकेश के इस खत में लिखे और लगाए गए इल्जामों को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाने और समझाने की कोशिश करेंगे। खत का पॉइंट नंबर 1। मैं आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता हूं और मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया है। इसके बदले में मुझे आम आदमी पार्टी की ओर से पार्टी के साउथ जोन में अहम पद और राज्यसभा के लिए मनोनीत करने का भरोसा दिया गया था। 2017 में जब 2 पत्तों वाले चुनाव चिन्ह के भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद किया गया तो दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन ने मुझसे जेल में ही कई बार मुलाकात की और पूछा कि कहीं मैंने पार्टी को दिए गए चंदे के बारे में इस मामले में जांच कर रही एजेंसी के सामने मुंह तो नहीं खोल दिया है। जाहिर है, खत के इस शुरुआती हिस्से में ही सुकेश चंद्रशेखर न सिर्फ आम आदमी पार्टी को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा कर रहा है, बल्कि दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की ईमानदारी और भूमिका पर भी सवाल उठा रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। सुकेश आगे लिखता है, खत का पॉइंट नंबर 2। साल 2019 में जब मैं जेल में था तो सत्येंद्र जैन मुझसे अपने सचिव और करीबी दोस्त सुशील के साथ मिलने पहुंचे और जेल में रहने के लिए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर महीने 2 करोड़ रुपए की मांग की।
मुझे कहा गया कि अगर मैं हर महीने उन्हें ये रकम देता हूं, तो ये मेरी जेल में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा की भी गारंटी होगी। उन्होंने मुझे डीजी जेल संदीप गोयल को भी 1.5 करोड़ रुपए देने की बात कही और बताया कि वो उनके बेहद खासम खास सिपह सालार हैं और इस तरह मुझसे 2 से 3 महीनों के दौरान जबरदस्त दबाव बनाकर 10 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। ये सारी रकम उनके एक साथी चतुर्वेदी के जरिए कोलकाता में इकट्ठा की गई और इस तरह मुझे सत्येंद्र जैन को कुल 10 करोड़ रुपए, जबकि डीजी जेल संदीप गोयल को कुल 12.5 करोड़ रुपए देने पड़े। सुकेश के इल्जाम अपने आप में किसी महा खुलासे से कम नहीं है, क्योंकि इस खत में वो सिर्फ आम आदमी पार्टी, उसके नेता और जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर ही इल्जाम नहीं लगा रहा है, बल्कि डीजी जेल को भी करोड़ों रुपए देने की बात कह रहा है। और तो और सुशील और चतुर्वेदी सरीखे उन बीच की कड़ियों के भी नाम ले रहा है, जिनके जरिए कथित तौर पर इस भारी भरकम रकम की किश्तों में वसूली की गई। सुकेश यहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसने खत में आगे बताया है कि किस तरह उसने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के सामने भी डीजी जेल संदीप गोयल के बारे में शिकायत करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। खत का पॉइंट नंबर 3। हाल ही में ईडी की जांच के दौरान मैंने डीजी जेल और उनके द्वारा जेल में चलाए जा रहे रैकेट के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी गई है। मैंने पिछले महीने CB1 ACB डिवीजन 5 की जांच के दौरान पहले ये सारी जानकारी दे दी है। मैंने सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी और डीजी जेल को दी गई रकम का पूरा ब्यौरा भी दिया है, लेकिन अब तक इस दिशा में किसी भी कार्रवाई की शुरुआत नहीं की गई है। एक तरफ तो सुकेश उपराज्यपाल से आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के साथ साथ जेल प्रशासन के खिलाफ भी संगीन शिकायतें कर रहा है। दूसरी तरफ वो ये भी बता रहा है कि वो इस मामले पर पहले ही अदालत का दरवाजा खटखटा चुका है, लेकिन इसके आगे वो जो कुछ कहता है वो और भी चौंकाने वाला है। खत का पॉइंट नंबर 4। चूंकि इन दिनों सत्येंद्र जैन खुद ही जेल नंबर 7 में बंद है, वो डीजी जेल और जेल प्रशासन के जरिए लगातार मुझे धमका रहे हैं। मुझ पर हाईकोर्ट में उनके खिलाफ दाखिल किए गए मामले को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मुझे जेल में सताया और परेशान किया जा रहा है। जाहिर है सुकेश के खत की ये पंक्तियां ताबूत में आखिरी कील की तरह है, जिसमें सुकेश आम आदमी पार्टी, सत्येंद्र जैन और डीजी जेल पर इल्जाम लगाने के साथ साथ खुद की आवाज दबाने का भी इल्जाम लगा रहा है। सुकेश ने आगे कहा है कि अगर उपराज्यपाल इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश देते हैं तो वो सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के खिलाफ उसकी ओर से लगाए गए तमाम इल्जामों के हक में सबूत देने को भी तैयार है। यहां तक कि उसने लिखा है कि वो इस मामले में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाने को भी तैयार है। सुकेश ने कहा है कि अब वो हर हाल में सच्चाई सामने लाना चाहता है, क्योंकि इसे और ज्यादा दिनों तक अपने दिल में दबाए रखना उसके लिए मुमकिन नहीं है। उसने कहा है कि अब वो दुनिया के सामने आम आदमी पार्टी और उसकी तथाकथित ईमानदार सरकार की पोल खोलना चाहता है, जो जेल जैसी जगह में भी भ्रष्टाचार में इतना गहरे डूबा है। अब सुकेश के इन इल्जामों के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ठग के घर में ही ठगी हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में रहते हुए ठगी की और जिसने सुकेश को भी ठग लिया वो आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने भी इसका जवाब दिया। परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब इससे ज़्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने,
सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जब आप लोगों ने, हमारे चतुर्थ स्तंभ मीडिया ने आज केजरीवाल जी से कुछ सवाल पूछा इस विषय पे लेकर, तो वो कहां से वो मासूम चेहरा लाते हैं ये पता नहीं। कौन सुकेश चंद्रशेखर, हु इज ही? मतलब पूरे अंदर से आवाज जैसे सच में जानते नहीं है सुकेश चंद्रशेखर। 50 करोड़ रुपए लेके बोल रहे हैं हु इज सुकेश चंद्रशेखर, कौन है वो? इस प्रकार से उद्गार किया। अरे भ्रष्टासन, एक ही आसन जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोग, भ्रष्टासन, और कोई आसन इन्हें नहीं आता है। चंद दिनों के अंदर हम तिहाड़ जेल के अंदर शायद ये पंक्तियां सुन सकेंगे, जब मिल बैठेंगे तीन यार, जब मिल बैठेंगे तीन यार, गूंजेंगी तिहाड़ की दीवार, हमने मिलकर किया भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। अब एक राजनीतिक दल पर लगे इन इल्जामों के बाद बेशक सियासी खेल तेज हो चुका हो, लेकिन इन इल्जामों का सच सामने लाने के लिए जांच तो होनी ही चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस पत्र के जरिए दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर वसूली का आरोप लगा है, और वसूली उस शख्स से जो जेल में बैठे बैठे पिछले कुछ सालों में सैकड़ों करोड़ की वसूली कर चुका है। मामला बेहद गंभीर है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भले से ही इन आरोपों को बीजेपी की साजिश बता रहे हों, लेकिन बीजेपी इस आरोप के आधार पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मामले पर घेरने लगी है। ठग के साथ ही ठगी हो गई। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसी के साथ ठगी हो जाएगी। कई लोगों को ठगने वाला सुकेश चंद्रशेखर अब सवालों के घेरे में है। इसने तमाम आरोप लगाए हैं। आरोप लगाया है तिहाड़ डीजी और दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि इसके आरोपों पर कितना विश्वास किया जाए, जो खुद एक ठग है। कैमरामैन विनोद के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। इसी सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले हफ्ते भी तिहाड़ जेल से एक खत लिखा था। इस खत में उसने लिखा था कि अगर कोई उसे ठग या जालसाज कहेगा तो वो उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेगा। इस खत में उसने ये भी लिखा था कि जैकलीन फर्नांडिस बेकसूर है, यानी उसने खुद ही जैकलीन को क्लीन चिट भी दी थी। इतना ही नहीं, इस खत में उसने जैकलीन के साथ अपने रिश्ते का भी खुलासा किया था। मैं और जैकलीन फर्नांडिस रिलेशनशिप में है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने प्यार के साथ हमेशा खड़ा रहूं। मैं 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। मुझे कोई ठग या जालसाज न कहे, वरना मानहानि का केस कर दूंगा। मेरे अपने कई बिजनेस हैं। कुछ होटल और न्यूज चैनल में भी मेरे पैसे लगे। वे स्कूल जाते बच्चे नहीं हैं जो कह रहे हैं कि मैंने उन्हें ठग लिया। सब पढ़े लिखे और ऊंची पहुंच वाले लोग हैं। तिहाड़ के मंडोली जेल में बैठे सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। 200 करोड़ की ठगी का आरोपी जेल में बैठकर 3 पन्नों का फर्राटेदार अंग्रेजी में एक खत लिखता है। इसके बाद ये खत वो अपने वकील अनंत मलिक को भेजता है, इस हुक्म के साथ कि इस खत को मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को भेज दिया जाए। खत का मजमून देखकर अंदाजा हो जाता है कि सुकेश ने यह खत बड़ी तसल्ली से लिखा है। खत में सुकेश खुद ही लिखता है कि बहुत से लोग उसके केस के बारे में उससे सवाल पूछते हैं, इसीलिए उसने तय किया है कि वो इस खत के जरिए खुद के केस के और खास तौर पर जैकलीन फर्नांडिस के साथ खुद की मोहब्बत के बारे में पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें रखेगा। हालांकि इस खत को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये खत उसने सिर्फ और सिर्फ जैकलीन फर्नांडिस को जेल जाने से बचाने के लिए लिखा हो। खत की शुरुआत मीडिया के साथियों के नाम से होती है, कुछ इस अंदाज में। डियर मीडिया फ्रेंड, पिछले कई दिनों से मीडिया के हमारे कई दोस्त हमारे उस केस के सिलसिले में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। हमसे लगातार इस बारे में पूछ भी रहे कि हमारा केस कहां तक पहुंचा।
और उसमें अब क्या हो रहा है। असल में उन सभी का मतलब यह है कि जब भी मुझे कोर्ट में पेश किया जाता है तो मुझसे क्या क्या और कैसी कैसी बातें पूछी जाती है। इसी सिलसिले में हमने ये नोट तैयार करने का फैसला किया है ताकि सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट आपको पता चल सके। सुकेश ने 3 पन्नों के अपने इस खत में पॉइंट टू पॉइंट कुल 5 पॉइंट रखे हैं। पहले पॉइंट में वो खुद पर लगे इल्जामों पर सफाई देता है, कुछ इस तरह। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं ये पढ़ रहा हूं कि वो लोग एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश में हैं जिसके तहत ये साबित किया जा सके कि उन सभी को ठगा गया है और उनके साथ फरेब हुआ है। मगर इसमें गौर करने वाली जो बात है वो ये कि सारे लोग जो ये सब कह रहे हैं वे स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हैं या भोले भाले लोग भी नहीं हैं। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि वो सब के सब अच्छे खासे पढ़े लिखे और समझदार होने के साथ साथ अच्छी पहुंच वाले लोग हैं। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि उनमें से ज्यादातर लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक भी है, यानी हर एक प्लेटफॉर्म तक उनकी पहुंच हो सकती है। ऐसे में इतने रुतबे वाले लोगों के बारे में क्या ये कहना सही होगा कि सारे लोग आंख बंद कर किसी फरेब या झांसे में आ गए? आपकी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए मेरा एक आग्रह है कि उन तमाम लोगों की सच्ची कहानी सामने लाने की कोशिश कीजिए जिन्हें तथाकथित शिकार बताया जा रहा है। जहां तक अदालत का सवाल है तो उसे तो सबूत चाहिए, न कि किसी शिकार की मासूम सी तस्वीर। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सच्ची कहानियों की अहमियत है। यहाँ पर सुकेश उल्टे उन लोगों पर उंगलियां उठा रहा है जो पीड़ित है, यानी ठगी का शिकार हुए हैं। सुकेश की दलील यह है कि इतने पढ़े लिखे, रसूखदार और ऊंची पहुंच वाले लोगों को कोई इतनी आसानी से कैसे अपना शिकार बना सकता है। इतना ही नहीं, वो मीडिया से इन पीड़ित या शिकार लोगों की सच्ची कहानी सामने लाने को भी कहता है। इसके बाद सुकेश खत में पॉइंट नंबर 2 लिखता है। मेरे खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए वो सिर्फ इल्जाम ही है और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये सारा केस बदले की भावना से किया गया है और ये बात मैं बहुत जल्दी साबित भी कर दूंगा। बस केवल ये वक्त की बात है। ये बड़ी ही अजीब बात है कि हर कोई मुझे जालसाज या ठग कहकर मजे ले रहा है, लेकिन ये भी सच है कि मेरे खिलाफ लगा एक भी इल्जाम साबित नहीं हो सका है। आज तक कोई भी शख्स मेरे खिलाफ लगाए आरोपों को न तो साबित कर पाया है और न ही मुझे दोषी ठहराकर मुझे सजा ही दिला सका। जितने लोगों को मेरा शिकार बताया जा रहा है उनमें से किसी के पास भी मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ऐसे में मुझे जालसाज या ठग कहने का मतलब है कि मैं उन सब के खिलाफ मानहानि का केस करूं जो मुझे जालसाज या फरेबी कहकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास कानून की शरण में जाने के पर्याप्त रास्ते और कारण मौजूद हैं। पॉइंट नंबर 2 में सुकेश एक तरह से खुद के हुनर की तारीफ कर रहा है, साथ ही ये धमकी भी दे रहा है कि अगर उसे ठग या जालसाज कहा गया तो वो कानून का सहारा लेगा और मानहानि का मुकदमा करेगा। अब इसके बाद सुकेश 3 पन्नों के अपने इस खत का सबसे अहम और खास पॉइंट लिखता है। यह अहम और खास पॉइंट उसकी अपनी मोहब्बत का है, जिसका इजहार इस खत के जरिए वो पहली बार खुलेआम कर रहा है। तो सुकेश के इस खत के सबसे अहम हिस्से यानी पॉइंट नंबर 3 को गौर से सुनिए और पढ़िए। यह बड़े ही अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि जैकलीन फर्नांडिस को पीएमएलए केस में आरोपी बनाया जा रहा है। मैं ये बात पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं और जैकलीन फर्नांडिस रिलेशनशिप में हैं और मैंने उसे और उसके परिवार के लोगों को तोहफे दिए हैं। इसमें उसका क्या कसूर? उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय प्यार के। उसे और उसके परिवार को मैंने एक एक सिंगल पाई अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से ही दिया है और वो पैसा मैंने कानूनी तरीकों से ही कमाया है और इस बात को मैं जल्द ही अदालत के सामने साबित भी कर दूंगा। ऐसे में कोई वजह नहीं बनती कि उसे या उसके परिवार को इस तरह केस में घसीटा जाए। ये सारी चीजें फौरन रुकनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये गैर कानूनी तौर तरीके रुकने चाहिए। मैं इसे कानूनी तौर पर साबित कर दूंगा कि उसके और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ जो भी इल्जाम है वो सब के सब गलत है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने प्यार के साथ हमेशा खड़ा रहूं और जो वायदा उससे किया उसे हर हाल में निभाऊं। मेरी वजह से उसे किसी भी तरह की परेशानी में फंसने की कोई जरूरत नहीं है, मगर इस वक्त जो सर्कस चल रहा है उसकी वजह से मुझे अदालत में यह बात साबित करनी पड़ेगी कि उसे और उसके परिवार को जानबूझकर इस मामले में घसीटा गया है केवल मेरी वजह से, जबकि इस मामले में उन लोगों का कोई कसूर नहीं है।
मुझे यकीन है कि वो जल्दी इस झंझट से निकल जाएगी और वो खुद को बेकसूर साबित करने में कामयाब हो जाएगी। तो सुकेश खुलेआम यह ऐलान कर रहा है कि वो और जैकलीन फर्नांडिस रिलेशनशिप में है। इसी रिश्ते के नाते उसने जैकलीन और उसके परिवार के लोगों को तमाम तोहफे दिए। तोहफे खरीदने के लिए उसने गाढ़े खून पसीने की कमाई खर्च की। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि जैकलीन बेकसूर है और वो अपने प्यार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जैकलीन से रिश्ते के बाद सुकेश अपनी जिंदगी के कुछ और राज से भी पर्दा उठाता है। ये राज उसकी आलीशान जिंदगी, महंगे शौक और कमाई के जरिए से जुड़े हैं। सुकेश अपने खत में पॉइंट नंबर 4 में अपनी कमाई का जरिया बताता है। मैंने देखा कि कुछ सवाल हैं जिनका ताल्लुक मेरे कारोबार से है और जिनका जिक्र चार्जशीट में भी किया गया है। लिहाजा मुझे ये बात साफ करनी है कि इंडोनेशिया की कोयला खदान में मेरी हिस्सेदारी थी। इसके अलावा कुछ होटलों में और न्यूज चैनल में भी मैं साझीदार था, जिनका बाद में मैंने सौदा कर दिया। कॉरपोरेट घरानों के लिए लॉबिंग का काम करते हुए मैंने हथियारों और रक्षा क्षेत्र के कई ठेके भी लिए। मेरे बारे में आयकर विभाग ने जो विस्तार से तफ्तीश की है, उस रिपोर्ट में ये सब कुछ बाकायदा साफ साफ लिखा है और जैसे ही ये सारी जांच खत्म होती है, मैं तमाम संबंधी दस्तावेज मुहैया करा दूंगा, जिनको देखकर हर तरह का शक और शुबा निकल सकता है। ऐसे में न तो कुछ छुपाने की जरूरत पड़ेगी और न ही उसे डरने की कोई जरूरत है। सब कुछ कानूनी है और सब कुछ सबके सामने होगा, शीशे की तरह, जिसे आसानी से हर कोई देख सकता है। तो सुना पढ़ा आपने, कोयला खदान, कई होटल, हथियारों और रक्षा क्षेत्र के कई ठेकों में हिस्सेदारी के साथ साथ सुकेश चंद्रशेखर ये भी कह रहा है कि बाकायदा न्यूज चैनल में भी वो कभी साझीदार हुआ करता था। सुरभि और मनीषा झा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।